आपके दोस्त जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच गए और आप उनको पिक करने नहीं गए, आप उनके साथ खड़े नहीं हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर मुझे बताया होता, मुझे पता होता या हम सबको पता होता तो हम सबसे पहले पहुंचते। जिनको बताया वो पहुंच गए, हमें बताया नहीं है। अगर हमें बताते तो हम कैसे हो सकता है कि यहाँ पर बैठ के टिकटॉक लाइव कर रहे होते। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप देख रहे हैं सभी स्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रजब भट्ट के हवाले से आपने बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर देखी सुनी पड़ी होंगी, कुछ उनकी जुबानी, कुछ यूट्यूबर्स की जुबानी, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफियों के जरिए आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी और आप लोगों को यही लग रहा होगा कि उन्होंने अपने वीज़े के लिए जब अप्लाई किया था तो नहीं बताया था कि पाकिस्तान में उन पर कौन कौन से केसेस हैं। ये सारी बातें छुपाते हुए उन्होंने वीज़ा हासिल किया और जिसकी वजह से उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन आप ये नहीं जानते कि यूके में उनको कौन सी बड़ी एजेंसी ने कितने बड़े इल्ज़ाम में अरेस्ट किया, और जब अरेस्ट किया तो पता चला कि भाई इन पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं और ये कौन कौन से केसेस का सामना करने के बजाय यहाँ पर भाग कर आ गए। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आखिर किसने उनके ऊपर इतनी बड़ी कंप्लेन की, किसने इतनी बड़ी रिपोर्ट की कि यूके की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको उठाया। ये आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि उन लोगों ने इनको इसलिए उठाया कि ये वहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ टेररिज्म के साथ मिले हुए हैं, इस तरह के जो इन पर इल्ज़ामात लगे, तो जिसकी वजह से काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको उठाया। अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं यूके में एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है मुर्तज़ा अली शाह। उन्होंने कहा कि ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ ये लीगली मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है कि इनको वहाँ की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी ने उठाया। उनको किसी ने कंप्लेन की है कि ये बहुत बड़ी एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है, और इन बातों को सुनते हुए, इनकी कंप्लेंट्स को देखते हुए आज से 3 हफ्ते पहले इनको अरेस्ट किया गया था। इन कंप्लेंट्स के अलावा भी सीसीडी पंजाब पुलिस की तरफ से यूके गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी गई कि इस बंदे को डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इस पर बहुत सारे केसेस हैं और उन केसेस का सामना करने के लिए ये पाकिस्तान से भागकर यूके आया है। अब होता यह है कि जो इन पर कंप्लेंट्स थी कि इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इनका कोई टेररिस्ट के साथ कोई ताल्लुकात हैं या जो कुछ भी है, वो जितनी भी कंप्लेंट्स थी वो इंटेरोगेशन के दौरान सारी बोकस निकली, सब में ये क्लियर हो गए। लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये कहा कि जब आपने वीजा अप्लाई किया था तब आपने ये नहीं बताया था कि आप पर पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस हैं। आपने ये कहा था कि मैं बिल्कुल क्लियर हूं, इसकी वजह से फिलफौर आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और उसी दौरान नदीम नानी वाले ने यह पोस्ट लगाई थी कि रजब को डिपोर्ट कर दिया गया है, मुझे नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ का नेशनल हूँ। अब इसके बाद जब ये पाकिस्तान आते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया। लोगों ने इस बात पर बहुत मजाक उड़ाया कि अगर मुझे डिपोर्ट किया जाता तो मैं बिजनेस क्लास में ना आता। अब बिजनेस क्लास की बात को लोगों ने पकड़ा और कहा कि इन हालात में भी इनका शो ऑफ चलता जा रहा है, मतलब ये शो ऑफ करते जा रहे हैं। खैर, जब ये पाकिस्तान पहुंचते हैं तो वहां पर इनके अपने वो दोस्त जो इनका बॉयज गैंग था उनमें से कोई नजर नहीं आ रहा था, जैसे कि हैदर, डोगर, शाजी, जहांगीर, मूसा, इनमें से वहां पर कोई भी नहीं था। अब क्यों नहीं था ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन इनको जो पिक करने आए हुए थे वहां पर इनके बहुत ही मैच्योर सारे दोस्त थे, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, ये सब लोग मौजूद थे। वहां पर थे जी मलिक जमान साहब, चौधरी साहब, अली भाई और बाकी जो बिजनेसमैन और तगड़े लोग थे वो इनको पिक करने आए थे। जो इनके साथ व्लॉग्स बनाते थे उनमें से कोई नहीं था। अब क्या रजब भट्ट ने इनको मना किया हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त इनके जो दोस्त हैं हैदर, वो टिकटॉक लाइव कर रहे थे और लोगों ने कहा कि आप यहाँ पर टिकटॉक लाइव कर रहे हैं, आपके दोस्त जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच गए और आप उनको पिक करने नहीं गए, आप उनके साथ खड़े नहीं हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर मुझे बताया होता, मुझे पता होता या हम सबको पता होता तो हम सबसे पहले पहुंचते। जिनको बताया वो पहुंच गए, हमें बताया नहीं है। अगर हमें बताते तो हम कैसे हो सकता है कि यहाँ पर बैठ के टिकटॉक लाइव कर रहे होते। लेकिन अब जो लोग उनको अपने दोस्तों के साथ देख रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो डायरेक्ट सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंचते हैं अपनी बेल के लिए। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो एक महंगी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के हाई कोर्ट में दाखिल होती है और सहाफ़ी सवाल करते हैं कि भाई आपको कैसे इस हद तक आने की इजाज़त मिल गई जहां पर कोई नहीं आ सकता। गाड़ी में सबको एक हद तक गाड़ी से उतरना पड़ता है और उसके बाद जो है वो चलकर आते हैं, लेकिन आपको तो डायरेक्ट यहां तक अप्रोच मिलती है। वो कहते हैं कि मैं लिफ्ट लेकर आया, और जिस गाड़ी में वो आते हैं उस पर नंबर प्लेट भी नहीं होती।
अब सहाफ़ियों को कोई ना कोई ऐसी बात चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि जब एक इंसान इतना मुश्किल में है तो तब भी ऐसे सवाल उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैनू माफ़ कर दो, मैं लिफ्ट मंगी सी। अब जाहिर है जिस बंदे को पता है कि मैं कुछ भी बोलूँगा तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी में एक और नया मसला खड़ा हो जाएगा, तो बेहतर है मैं खामोश रहूँ। और अब जब आप उनके दोस्तों को किसी जगह पर उनके साथ देख रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये बात फैल चुकी है और आज से कुछ दिन पहले भी वो ये कह चुके थे कि मैं कब तक दूसरों के हाथों व्लॉग्स बनवाता रहूँगा, ना मैं उनको पैसे देता हूँ और आखिर कब तक वो मेरा बोझ उठाएंगे। तो शायद इनके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था, लेकिन जब ये बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी और उन्होंने देखा कि यार मुझे सारे दोस्त ये कह रहे थे कि हमें भी आम आवाम की तरह खबरों से पता चला कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहे हैं, हमारे पास कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब जो साथ हैं तो फिर जाहिर है ये बात भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होनी थी, तो सारे दोस्तों को मजबूरन वहाँ पर आना पड़ा। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा डकी भाई के हवाले से, तो आप सब ने देखा कि कुछ सहाफ़ी अब आकर माजरत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी धोखा खा गए, हमने भी जो कुछ जानना चाहा वो नहीं जान पाए। जिस तरह से इरशाद भट्टी ने कहा कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो डकी को बुलाया गया और सरफराज चौधरी जो NCCIA के क्या थे जो भी थे, बहरहाल अब तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने बुलाकर अल्लाह रसूल की बातें भी कही कि अब ये बहुत सुधर गया है, पूछो इससे, हमने इसको हाथ भी लगाया है। वो शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल की बातें पॉडकास्ट में कर रहा था और रजब भट्ट को डकी भाई को जिस तरह से उन्होंने मारा, माँ बहन की गालियां दी, रिश्वत ली, वो शख्स अल्लाह रसूल की बातें करता रहा। और इरशाद भट्टी कहते हैं कि मैं तो हैरान था कि इस शख्स के साथ इतना अच्छा सलूक, मतलब इसको हाथ तक नहीं लगाया गया। और उसके बाद जब इरशाद भट्टी ने डॉक्टर उमर आदिल का इंटरव्यू किया था तो उस इंटरव्यू में भी उमर आदिल ने बताया था कि डकी की कमर जो है वो बैंगन की तरह लाल थी, मतलब बैंगन के कलर की हुई हुई थी, इतना ज़्यादा उनको मारा गया था, इतना ज़्यादा उन पर तशद्दुद किया गया था। लेकिन उस वक्त भी इरशाद भट्टी साहब ने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, कोई उनके हक पे बात नहीं की थी। लेकिन अब जब डकी भाई का इंटरव्यू आया, डकी भाई ने खुद बताया, सारा कुछ बताया कि मेरे साथ ये जुल्म हुए, तब उन्होंने ये बताया कि मैं भी जो है उसके धोखे में आ गया था। वो शख्स जो दुनिया के सामने इतना अच्छा बना रहा, रोज़ाना पॉडकास्ट करता रहा, बताता रहा कि हम अपनी कौम के बच्चों को बचाना चाहते हैं, हम झूठ और गेमिंग, गालियाँ और ये सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं, वो शख्स बेसिकली खुद ही एक जालिम और जाबिर निकला। खैर, ये सारी बातें जो आप नहीं जानते थे आप तक पहुंचाई। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह एक मैसेज दे दूंगा आपको। इंसान की ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, उस मुश्किल में उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये वक्त किसी पर भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, किसी की भी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। लिहाजा एक बात याद रखें कि जब किसी पर मुश्किल वक्त होता है तो उस पर लान तान ना किया करें आप, क्योंकि पूरा सच नहीं जानते होते कि आखिर उसके पीछे वजह क्या है, उससे कौन सी ऐसी गलती हुई। और अगर आप सारी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यार इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी जितनी बड़ी सज़ाएं मिल गई। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। शुक्र है कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को रोकते हैं, बुराई को रोकना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये मेरा प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।